अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इरिगेशन एजेंट्स कौन से हैं, इरिगेशन सॉल्यूशंस कौन से हैं और इनके कौन सी क्लासिफिकेशन है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ है, किस तरह ये आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, इनके यूजेस क्या हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम है इरिगेशन सॉल्यूशन या इरिगेशन एजेंट इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इरिगेटिंग सॉल्यूशंस है क्या? बेसिकली ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो किसी भी इन्फेक्शन के मौजूद जो पल्प होता है या कोई डेब्रिस होता है या कोई भी आपने प्रोसीजर किया, यहाँ बार बार इन्होंने डेंटल प्रोसीजर की बात की है क्यों एज एग्जांपल, क्योंकि हम जो डेंटल प्रोसीजर होता है उसमें प्रेशर के साथ इरिगेटिंग सॉल्यूशंस को यूटिलाइज करते हुए जो इन्फेक्टेड पल्प होता है, जो डेब्रिस होता है, उसको क्लियर करते हैं और उस पार्ट को साफ करते हैं। अब ये इरिगेटिंग सॉल्यूशंस हम जो लैब है उसके अंदर भी यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं कि जो आपका BMP मतलब बेसिक मेटाबॉलिक पैनल टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोराइड, केराटिन, ग्लूकोज, पोटेशियम, सोडियम, इन सब की अमाउंट कितनी है ब्लड के अंदर। तो इस सब को चेक करने के लिए हम इरिगेशन सॉल्यूशन की हेल्प लेते हैं। तो अगर आपके BMP के रिजल्ट में रिजल्ट इम्प्रॉपर आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वो जो पार्ट है जिसकी हमने इरिगेशन की है, जिसके अंदर से हमने इन्फेक्टेड जो डेब्रिस है उसको हमने निकालने की कोशिश की है, तो वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ। तो इरिगेशन सॉल्यूशन को मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि समझो, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में सैराब करना, किसी चीज को पानी से धोना। तो इरिगेटिंग सॉल्यूशंस एजेंट वो होंगे जो कि आप जैसे जख्म धोने के लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं, जैसे आपने कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, उसको पहले आप वॉश करते हैं, उस चीज को वॉश करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं हम उनको इरिगेटिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो इधर बार बार एग्जांपल के तौर पे हमने डेंटल प्रोसीजर की बात की है, जिसमें हमने देखा कि जब हम डेंटल प्रोसीजर करते हैं तो डेब्रिस को रिमूव करने के लिए, डेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो इरिगेटिंग सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले 1940 में जो पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे, पानी को एज ए इरिगेटिंग सॉल्यूशन यूज करते थे। कि फर्ज करो आपके वैसे भी आप नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करो, जैसे ही चोट लगती है, किसी के पास कुछ ना हो, तो सबसे पहले पानी के अंदर हाथ रख देते हैं ताकि प्रेशर के साथ जो ऊपर ब्लड है, जो इन्फेक्शन है, मतलब इन्फेक्टेड पार्ट बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो पानी के साथ बह जाएं। तो पुराने वक्तों में भी यही करते थे कि सबसे पहले इवन मेडिकली भी वो लोग वाटर को एज ए इरिगेंट सॉल्यूशन यूज करते थे। क्यों? क्योंकि वो आसानी से दस्तयाब होता था, सस्ता था, और उसके अलावा कोई उसको फर्दर प्रोसीजर करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं थी। फिर जैसे जैसे तरक्की हुई साइंस के अंदर, वैसे वैसे उन्होंने वाटर की बजाय ऐसे एंजाइम को लेना शुरू कर दिया जो कि बैक्टीरिया को आसानी से किल कर सकें, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोडोमेज, पेपेन, एंजाइमल, कोई भी ऐसी जो एंजाइमेटिक एजेंट जो कि एंजाइम जो आपके जो डेड पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव कर सके, जो बैक्टीरिया हैं उनको किल कर सके, पानी के बाद उसका यूज़ करना शुरू कर दिया गया। फिर 1943 में क्या हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होना शुरू हो गए। 1945 में मज़ीद रिसर्च के बाद उन्होंने अमाइनो एक्रिडीन को
यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर 1970s में चिलेटिंग एजेंट्स को, ऐसे एजेंट जो आयन के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ऐसे एजेंट्स को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया एज ए इरिगेंट और एज ए इरिगेटिंग सॉल्यूशंस। तो इनका बेसिकली मकसद क्या होता है कि कोई भी कैविटी है, चाहे वो आपका इंटरनल ऑर्गन है, चाहे वो आपकी टूथ कैविटी है, चाहे कोई वूंड की कैविटी है, उसके अंदर जो डेब्रिस है उसको रिमूव करना, टिश्यू जो डेड टिश्यूज हैं उसको डिसॉल्व करके ख़त्म कर देना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है एरिगेंट्स में, लुब्रिकेट करता है ये इन्फेक्शन उस पार्ट को। अगर हम आइडियल इरिगेटिंग सॉल्यूशंस की बात करें तो आइडियल तौर पे इसके ऊपर 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या? एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, कैसे कि ये किसी भी इन्फेक्शन को किल करने की सलाहियत रखता हो। दूसरे नंबर पे डिसॉल्व नेक्रोटिक टिश्यू डेब्रिस, अगर किसी को रगड़ लग गई है, रगड़ लग के जो ऊपर वाली स्किन है वो उतर गई है, तो उसके लिए हमने कौन सा हमने ऐसा एजेंट यूज़ करना है जो कि जो ऊपर वाली स्किन उतर गई है उसको रिमूव कर सके। ठीक है। अगर हम बात करें डेंटल प्रोसीजर्स में, तो अक्सर देखते हैं वो जो कैविटी होती है उसको साफ करने के लिए, जो उसके ऊपर ब्लैक लुक आ जाती है उसको साफ करने के लिए पहले क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। उसके अलावा एड इन डेवलपमेंट ऑफ रूट कैनाल सिस्टम, आपके रूट कैनाल सिस्टम इसको बोलते हैं। ये टूथ के सिस्टम जो हैं, टूथ को जब उसकी टूथ प्रोसीजर जो होते हैं उसको रूट कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसे में जो उसके डेब्रिस जो रूट कैनाल के अंदर आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। उसके अलावा जो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ हैं उसके ऊपर इन जो इरिगेटिंग सॉल्यूशंस हैं उनका कोई बुरा नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके अगर हम रोल पढ़ें, बायोलॉजिकली जो इरिगेंट होते हैं उनको वो क्या करते हैं कि टिश्यू डेब्रिस को लूज़ कर देते हैं। इसको जब हम प्रेशर के साथ उस इन्फेक्टेड पार्ट पे फ्लशेस इसका करते हैं तो ये सारे डेब्रिस को रिमूव कर देता है। उसके अलावा डिसॉल्व की प्रॉपर्टी है इसकी कि ये जो डेड स्किन हो गई है, जो डेड टिश्यूज़ हैं उसको ये डिसॉल्व करके ख़त्म कर देता है। उसके अलावा इसके पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ये लुब्रिकेटिंग इफेक्ट रखता है। उसके अलावा इसका ब्लीचिंग इफेक्ट भी हो सकता है। अब मेन पॉइंट पे आ जाएं चिलेटिंग एजेंट की टाइप्स पे, क्लासिफिकेशन पे। चिलेटिंग एजेंट, सबसे पहले एसिड्स और चिलेटिंग एजेंट्स की बात करें तो उसमें कौन से आ जाते हैं आपके ऑर्गेनिक EDTA, सिट्रिक एसिड EDTAC, मैलिक एसिड, टैनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ड्यूप्लिसिड, लैक्टिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, H2SO4 50%, HCl 30%। अब दूसरे नंबर पे इसकी क्लास कौन सी है? प्रोटैलेटिक एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एंजाइमोल, उसके अलावा स्ट्रेप्टोडोरनेज, प्यूरिफाइड ट्रिप्सिन, पेपेन। थर्ड नंबर पे इसकी क्लास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड, यूरिया परऑक्साइड और ग्लाइकोसाइड हम यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर पे अल्कलाइन सॉल्यूशंस आ जाते हैं जिसमें हम सोडियम डाइऑक्साइड, यूरिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरामाइन टी इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरे कुछ एजेंट, कुछ क्लासेस हैं उसके अंदर हम जो एजेंट यूज़ करते हैं वो क्लोरहेक्सिडीन, ग्लूकोनेट, ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वाटर और 2% पोटेंशिएटेड एसिड। तो इसके अलावा हम यूज़ करते हैं 1% पेंटानिडियल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, बारडेक 22। अब ये सारे नाम हैं, आप इन नामों को अच्छे से याद करें। आपको अगर क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो आपने जस्ट इनके नेम मेंशन कर देते हैं, अगर आपने मार्क्स के लिहाज से इनको प्रेजेंट करना है।
अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअल इरिगेंट्स की बात करें तो सबसे पहले टैप वाटर, हॉट वाटर। टैप वाटर क्या करता है, पुराने वक्तों में जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता था, मैंने आपको पहले बताया, टैप वाटर के थ्रू फ्लशिंग करवा देते थे। तो सबसे पहले टैप वाटर आता है, उसके बाद हॉट वाटर। इसमें क्या करते हैं, तकरीबन 140 से 178 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो पानी होता है स्ट्रीम की फॉर्म में, उसको एज ए फर्स्ट एड इंजेक्शन की फॉर्म में उस जगह को इरिगेट किया जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Saline solution does not remove the smear layer but merely flushes out some of the superficial debris from the root canal system। अब इन्होंने जितनी भी ये स्लाइड्स हैं इसमें इन्होंने टूथ की एग्जांपल ली है। अब मैं बात कर रही हूँ आपके जो इरिगेशन सोल्यूशन में सबसे पहले हमने बात की है वाटर की। वाटर को यूज करने के नुकसान क्या है कि ये बस ऊपर ऊपर वाला जो डेब्रिस है उसको रिमूव करेगा, डीप जो डेब्रिस एक्युमुलेटेड है उसको ये पॉप अप करके मजीद ये बाहर नहीं निकालेगा। उसके अलावा इसके अंदर कोई एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए इसको यूज करने के ये नुकसान आते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये भी क्या है, ये इरिगेटिंग सोल्यूशन है, इसको 4 दहाइयों तक यूज किया गया है। अब इसमें क्या होता है कि 0.5% NaOCl सोल्यूशन यूज करते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे। अब इसमें क्या था, सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर या इसका कॉम्बिनेशन बबलिंग गैस की फॉर्म में हम उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर शॉवर करते हैं। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखें, इसमें सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी है, लुब्रिकेंट ब्लीचिंग एक्शन है इसका। इसके अलावा ये क्या करता है कि इसके अंदर जो परमेबिलिटी होती है ट्यूब्स के अंदर से गुजर के इजीली उस जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको डिसॉल्व करने की इसमें ज़्यादा है। एंटी बैक्टीरियल एक्शन है इसका, किस तरह की, ये डायरेक्ट जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डायरेक्टली जाके हिट करता है वेपर एक्शन के थ्रू। ये किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिट करेगा, ये उसकी सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा या उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके साथ केमिकल कॉम्बिनेशन बना के उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को जो NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड के एक्शन को अफेक्ट करती हैं, वो क्या क्या हैं। अगर हम NaOCl के सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, पतला कर दें, पानी उसमें डाल दें, तो उसकी जो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर बैक्टीरियासीडल इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो गई है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। द एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी में बी अचीव्ड इन सिग्निफिकेंटली लेसर टाइम बाय प्री वार्मिंग द सॉल्यूशन। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो NaOCl का सॉल्यूशन है उसको वार्म अप भी कर सकते हैं। वार्म करेंगे तो उसकी वजह से इसकी जो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके पास टिश्यू को डिसॉल्व करने की भी प्रॉपर्टी होती है। इस स्लाइड को रहने दें, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब NaOCl की हम बात करें तो NaOCl क्या है कि आपकी जो पेरिफेरल टिश्यूज होंगे, जो इर्द गिर्द उस एरिया के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होगी, उसको क्या क्या नुकसान दे सकता है कि ये सीवियर पेन काज करता है, एडिमा काज करता है और साथ प्रोफ्यूज हेमरेज काज कर सकता है। तो इसके लिए इसको कुछ ही अरसे बाद ये एडिमा बढ़ता जाएगा, स्किन एक्जिमोसिस हो सकता है, टिश्यू नेक्रोराइज हो सकता है, पैरेस्थीसिया उस जगह पे हो सकता है। उसके ट्रीटमेंट के तौर पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को वेट और कोल्ड सप्रेसिंग करते हैं उसकी। उसके अलावा उसको एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, एनसिड्स देते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं 1 वीक के लिए।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी एज ए इरिगेंट यूज करते हैं। इसकी जो एफिशिएंट एक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इसी बिहाफ पे इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद चिलेटिंग एजेंट की बात करें तो चिलेटिंग एजेंट में जो मोस्ट कॉमन चिलेटिंग एजेंट है वो EDTA है। ये होता क्या है बेसिकली एथाइलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसका कोई साल्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके साल्ट में NaOH होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है कि ये आपकी जो डेब्रीमेंट है, जो इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये छोटी बड़ी जितनी भी कैविटीज़ होती हैं उसमें आसानी से इंजेक्ट होके ये डेब्रिस को की स्मीयर लेयर को रिमूव कर देता है। फिर इधर इसके EDTAC की बात की है, जिसमें क्या होता है कि जो उसका अमोनियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन इसके साथ तैयार किया जाता है, जिसके का काम क्या है कि सरफेस टेंशन को कम करता है और सोल्यूशन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। साल्विजोल ये भी एक ऐसा एजेंट है जो कि आपके इसके पास चिलेटिंग प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनिक डेप्रीमेंट को रिमूव करता है, बैक्टीरियासिडल प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन सब की एरिगेटिंग प्रॉपर्टी है। डीब्राइट रूट कैनाल, ये रूट कैनाल को साफ करते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है कि ये जो सिट्रिक एसिड है ये स्मेयर लेयर को इफेक्टिवली रिमूव कर देती हैं। टैनिक एसिड भी क्या करता है कि इसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी है। क्लोरो हेक्साडाइन ग्लूकोनेट, इन सब की भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसको ज़्यादा अरसे के लिए, ज़्यादा ईयर्स के लिए यूज़ किया गया था। इसके नुकसानात भी हैं, कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं हम। इसकी टॉक्सिसिटी कम है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ये टिश्यूज़ को डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी नहीं रखता। ठीक है, अब उसके अलावा इसका एक्शन क्या है कि ये सेल वॉल के साथ अटैच होकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वॉल के साथ अटैच होकर उसको मार देता है, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट लाता है। फिर उसके बाद आती है बात ग्लूटाल्डिहाइड। ये ऐसा चिलेटिंग एजेंट है, ऐसा इरिगेटिंग सोल्यूशन है जो कि ग्लूटाल्डिहाइड के सॉल्यूशंस के फॉर्मुलेशन में होता है। इसका काम भी क्या है कि ये डिसइंफेक्शन करता है, उसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी रखता है। इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और उसके बाद ये इरिवर्सिबली उसके साथ बाइंड हो जाता है। इसकी जो डिफिजन है वो लिमिटेड है। ये जो पेरिएपिकल टिश्यूज को डैमेज नहीं करता है, इसलिए उसकी कोई इरिटेशन नहीं होती। उसके अलावा ये क्या करता है कि ये रूट कैनाल के जो इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको सॉफ्ट कर देता है। अमाइनो एक्रेडीन की बात करें, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है, एंटी माइक्रोबियल, लो टॉक्सिसिटी और ऑस्टियोजेनिक पोटेंशियल है इसका। डिसएडवांटेज क्या है कि ये चिलेटर नहीं है, टिश्यू सॉल्वेंट है, इसके तौर पर एक्ट नहीं करता। इसका किस तरह काम करेगा, बाकियों की तरह कि ये सेल की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है और DNA की सिंथेसिस को रोक देता है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोसाइड की बात करें तो वो भी इरिगेशन सोल्यूशन है। इसकी भी क्या प्रॉपर्टी है, ये भी एंटी बैक्टीरियल एक्ट करता है, रूट कैनाल की लुब्रिकेशन को बगैर सॉफ्ट किए इन्हांस कर देता है। लेस टॉक्सिक है, इसका सॉल्वेंट एक्शन ग्रेटर है। ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वाटर की बात करें तो ये हाईली एसिडिक वाटर होता है। इसकी भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, ये बैक्टीरिया वायरसेस को किल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम
डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एजेंट है, इरिगेटिंग एजेंट है, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन मौजूद होती है, एंटी कोलाजेनेज मौजूद होती है। और इसके एडवांटेज क्या है कि ये आपकी जो डेंटिन की सरफेस है उसको ये उसके साथ एब्जॉर्ब होके स्लोली बैक्टीरियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है। मेट्रोनिडाजोल के अंदर एंटीबायोटिक एक्टिविटी है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? नोजिया, हेडेक, मेटालिक टेस्ट, जीरोस्टोमिया। तो ये सारे आपके इरिगेटिंग एजेंट्स थे। आपने इन सब के सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन, क्लासेस कौन कौन सी हैं, हर क्लास के अंदर कौन कौन सी ड्रग आ रही है, उसका नाम, उनका जो एक्शन है वो देख लें, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे से डिफर करती हैं वो देख लें, तो ये आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैंने इसमें से स्किप की हैं जो कि आपके लिए वो ज़्यादा डिटेल में इसकी जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट उसकी क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है, उसके मेथड पे नहीं करना कि वो किस मेथड से हम उसको लैब सर्जरी में यूज़ करते हैं या जो वो डेंटल प्रोसीजर में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके चैप्टर्स में इतना इंक्लूडेड है। थैंक यू सो मच। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह।